मेरा नाम सुनंदा है। मैं एक छोटे से शहर में अपने पति रमेश और सास कमला देवी के साथ रहती हूँ। हमारा घर बड़ा नहीं है, लेकिन रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। कमला देवी जी एक सरल स्वभाव की महिला हैं, जो कभी किसी से ज्यादा नहीं बोलती। घर की हर जिम्मेदारी वो चुपचाप उठाती रहती हैं। लेकिन जब से रमेश का व्यापार बंद हुआ, घर में एक अजीब सी खामोशी आ गई। पैसों की तंगी ने रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। मैं नहीं जानती थी कि ये खामोशी एक दिन इतनी बड़ी आंधी बन जाएगी जो हम सबको हिला कर रख देगी। मेरी एक सहेली थी, प्रियंका। उसके ससुराल में उसे पूरी आज़ादी थी। वो जब चाहे बाहर जाती, जो चाहे खरीदती, जो चाहे खाती। मैं जब भी उसके घर जाती, मन में एक हल्की सी जलन उठती थी। मेरे घर में कमला देवी जी हर खर्च पर नजर रखती थी। किराने का हिसाब, बिजली का बिल, सब्जी का दाम, सब कुछ उनकी निगाह में रहता था। मुझे लगता था कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। मेरे मन में धीरे धीरे ये भाव घर करने लगा कि अगर घर की जिम्मेदारी मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ बेहतर कर सकती हूँ। एक दिन मेरी बहन का जन्मदिन था। मैं उसके लिए कुछ अच्छा उपहार लेना चाहती थी। मैंने कमला देवी जी से 3,000 रुपए मांगे। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि अभी घर में इतने पैसे नहीं हैं, 1,500 दे सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि वो जानबूझकर मुझे रोक रही हैं। मन में गुस्सा भर गया। मैंने रमेश से शिकायत की। रमेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं सुनने की स्थिति में नहीं थी। उस रात मैंने तय किया कि एक बार मेरे हाथ में घर की बागडोर आ जाए तो मैं दिखाऊंगी कि असली गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। दिन बीतते रहे, लेकिन मन का बोझ बढ़ता रहा। मैं हर छोटी बात में कमला देवी जी की नीयत ढूंढने लगी। जब वो चाय में चीनी कम डालती थीं, तो मुझे लगता था कि वो कंजूसी कर रही हैं। जब वो बाजार से सस्ती सब्जी लाती थीं, तो मुझे लगता था कि वो घर को दरिद्रता की तरफ ले जा रही हैं। मेरी सहेली प्रियंका हर हफ्ते नई साड़ी पहनती थी। मैं महीनों पुरानी साड़ी में रहती थी। ये तुलना मुझे अंदर से खाती रहती थी। मैंने खुद से कभी नहीं पूछा कि क्या घर की परिस्थितियां वाकई इतनी अलग हैं जितना मैं सोच रही हूँ। रमेश एक मेहनती इंसान थे। जब उनका कपड़े का व्यापार ठप हुआ तो वो अंदर से टूट गए, लेकिन बाहर से हमेशा मुस्कुराते रहते थे ताकि मैं और माँ परेशान ना हों। वो हर दिन नया काम ढूंढते, कभी किसी दोस्त से मदद मांगते, कभी छोटे मोटे काम करते। लेकिन घर में जो माहौल बन रहा था वो उन्हें और ज्यादा तोड़ रहा था। मैं अपनी शिकायतें उनके सामने रखती रहती थी और वो चुप रहते थे। उनकी चुप्पी को मैं कमजोरी समझती रही, जबकि वो असल में अपनी थकान छुपा रहे थे। कमला देवी जी के बारे में मुझे एक दिन एक बात पता चली। पड़ोस की काकी ने बताया कि जब रमेश छोटे थे और उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तब कमला देवी जी ने अपने गहने बेचकर घर चलाया था। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ये सुनकर मेरे मन में एक हल्की सी हलचल हुई, लेकिन तब भी मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि वो समय अलग था। आज के जमाने में इस तरह नहीं जिया जाता। मेरी सोच अभी भी नहीं बदली थी। एक शाम मेरी ननद की शादी की सालगिरह थी। मैं पूरे परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाना चाहती थी। मैंने कमला देवी जी से 5,000 रुपए मांगे। उन्होंने कहा कि अभी घर में राशन भरवाना है और बिजली का बिल भी बाकी है, 2,000 दे सकती हूँ। मैं उसी वक्त कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मन में तूफान उठा। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। माँ ने सुना और कहा कि बेटी तू परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। लेकिन मन का गुबार निकल चुका था। अगले दिन मेरी माँ शकुंतला जी आ गईं। वो एक तेज स्वभाव की महिला है। उन्होंने आते ही कमला देवी जी से बात करने की कोशिश की। कमला देवी जी ने शांति से कहा कि घर में जितने पैसे हैं उतने में ही काम चलाना पड़ता है। मेरी माँ को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी यहाँ नौकरानी नहीं है, अगर उसे खुशी से नहीं रख सकते तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं कमरे में बैठी सब सुन रही थी। मन में एक अजीब सी राहत भी थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। माँ के बार बार कहने पर मैंने अपना सामान बांधा। रमेश उस वक्त घर पर नहीं थे। कमला देवी जी ने एक बार भी मुझे नहीं रोका, बस इतना कहा कि बेटा सोच समझकर फैसला करना, घर की बात घर में रहने दो। लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। माँ के साथ चली गई। रास्ते भर माँ मुझे दिलासा देती रहीं। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। मन में एक आवाज थी जो कह रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस आवाज को मैंने जानबूझकर दबा दिया। मायके पहुंचकर पहले 2 दिन तो बहुत अच्छे लगे। माँ ने मेरी पसंद का खाना बनाया। मेरे भाई विनोद और उनकी पत्नी संगीता ने मेरा स्वागत किया। लेकिन तीसरे दिन से माहौल बदलने लगा।
संगीता भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी थकान दिखने लगी। उन्हें घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। मेरे आने से उनका काम और बढ़ गया। भाई विनोद अपनी छोटी सी नौकरी में व्यस्त रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति यहाँ भी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन माँ ये सब मुझे दिखने नहीं देना चाहती थी। एक रात मैं पानी लेने उठी तो देखा कि संगीता भाभी रसोई में बैठकर रो रही हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने पहले ताला, फिर धीरे से बोली कि दीदी, आप यहाँ आई हो तो अच्छा लगता है, लेकिन घर में खर्च बढ़ गया है। विनोद भैया की तनख्वाह सीमित है। माँ जी की पेंशन में से आधा तो पहले भी आपके लिए जाता था। अब आप खुद यहाँ हो तो और बोझ पड़ रहा है। संगीता भाभी की ये बात मेरे दिल में चुभ गई। पहली बार मुझे लगा कि मैंने बिना सोचे एक बड़ा कदम उठा लिया है। रमेश ने मुझे एक संदेश भेजा। उन्होंने लिखा था कि सुनंदा, मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा, क्योंकि जो फैसला तुमने सोच समझ कर लिया है उसे मुझे मानना होगा। लेकिन इतना जरूर जानना चाहता हूं कि क्या तुम वाकई वहां खुश हो? माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बस तुम्हारे जाने के बाद चुप बैठ गई हैं। मैंने ये संदेश 3 बार पढ़ा। रमेश कभी ऐसे नहीं बोले थे। उनके शब्दों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक सादा सा सवाल था, और उस सवाल का जवाब मुझे खुद नहीं पता था। दोस्तों, सुनंदा की ये कहानी यही नहीं रुकती। आगे जो होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं रोज ऐसी कहानियां लेकर आती हूं जो जिंदगी के असली रंगों को दिखाती हैं। रिश्तों की गहराई, घर की सच्चाई और दिल को छू लेने वाले पल। अगर आप भी इन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं और कोई भी किस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी भी दबा दीजिए ताकि जब भी नई कहानी आए आप सबसे पहले सुन सकें। चलिए अब वापस चलते हैं सुनंदा के पास। मायके में रहते हुए मैंने देखा कि माँ का व्यवहार संगीता भाभी के साथ कैसा था। जब मैं कुछ मांगती थीं तो माँ तुरंत देती थीं, लेकिन जब संगीता भाभी ने अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए पैसे मांगे तो माँ ने कहा कि अभी पेंशन नहीं आई है, बाद में देखेंगे। मुझे ये देखकर अजीब लगा। क्या मेरी जरूरतें संगीता भाभी के बच्चे की फीस से ज्यादा जरूरी थीं? मन में एक सवाल उठा, जिसका जवाब मैं खोजने से डर रही थी। क्या मैं भी वही कर रही थी जो मेरी माँ कर रही थी? दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज करके सिर्फ अपना देखना। 5वें दिन रमेश का फोन आया। उन्होंने बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है और थोड़ी कमजोरी भी। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करे और तनाव ना ले। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। कमला देवी जी को मैंने कभी बीमार नहीं देखा था। वो हमेशा सुबह 4 बजे उठती थीं, घर का काम करती थीं, पूजा करती थीं और फिर सबके लिए चाय बनाती थीं। उनका बीमार पड़ना मुझे अंदर तक हिला गया। मन में एक अपराध बोध जागा। कहीं मेरे जाने की वजह से तो वो बीमार नहीं पड़ी। विनोद भाई ने मुझे अकेले में बुलाकर कहा कि दीदी, मैं तुमसे सच बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। जो तुमने किया वो सही नहीं था। आंटी जी यानी कमला देवी जी बहुत अच्छी हैं। मुझे पता है, क्योंकि एक बार मेरी बड़ी मुसीबत में उन्होंने बिना मांगे मदद की थी। घर में पैसों की तंगी हर घर में होती है दीदी, लेकिन रिश्ते टूटने से पैसे नहीं आते, सिर्फ तकलीफ बढ़ती है। तुम एक बार जरूर सोचो कि क्या तुम सच में खुश हो यहाँ? ये सवाल मेरे मन में गूंजता रहा पूरी रात। रात को बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आई। आंखों के सामने कई तस्वीरें आती रहीं। कमला देवी जी का वो चेहरा जब वो चुपचाप रसोई में खड़ी रहती थीं, रमेश का वो थका हुआ चेहरा जब वो नौकरी ढूंढकर शाम को घर लौटते थे, संगीता भाभी का रोता हुआ चेहरा, माँ का दोहरा व्यवहार। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सही हूँ? और इस बार मन ने जो जवाब दिया वो कड़वा था लेकिन सच था। मैं गलत थी, और ये स्वीकार करना सबसे कठिन काम था। सुबह उठकर मैंने रमेश को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया। मैंने बस इतना कहा कि मैं वापस आना चाहती हूँ। रमेश ने एक पल के लिए रुककर कहा कि सुनंदा, घर तुम्हारा ही है, हमेशा था, आ जाओ। इन 2 शब्दों में जितनी गर्मजोशी थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। माँ ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी जाने की क्या जल्दी है, लेकिन मैंने धीरे से कहा कि माँ, मेरा घर वहाँ है और मुझे अपने घर जाना है। पहली बार मैंने माँ को मना किया और खुद के लिए सही फैसला किया। जब मैं घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। कमला देवी जी बाहर चारपाई पर बैठी थीं। उनका चेहरा थका हुआ था, बुखार से थोड़ा पीला पड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि आ गई बेटा, और इन 3 शब्दों ने मेरे सारे अहंकार को चूर चूर कर दिया। मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। मन में शर्म भी थी और राहत भी।
कमला देवी जी ने मेरा हाथ दबाया और मुस्कुराईं। उस मुस्कान में न शिकायत थी न गिला, बस अपनापन था। रमेश घर पर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ करो। उन्होंने कहा कि माफी की जरूरत नहीं है, बस समझ आ गई यही काफी है। उस शाम हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। कमला देवी जी ने खुद चाय बनाई। मैंने कहा कि माँ जी आप बीमार हैं, आराम करिए, मैं बना लेती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम आई हो तो मन ठीक हो गया, दवा से ज्यादा ये दवा काम करती है। उस शाम की चाय की चुस्की में जो मिठास थी वो किसी 5 सितारा होटल के खाने में नहीं मिलती। अगले कुछ हफ्तों में कमला देवी जी ने मुझे घर चलाने की बारीकियां सिखाईं। उन्होंने बताया कि महीने की शुरुआत में राशन का हिसाब कैसे लगाते हैं, किस महीने कौन सा खर्च ज्यादा होता है, बिजली का बिल कैसे कम रखते हैं, त्योहारों के लिए पहले से पैसे कैसे अलग रखते हैं। ये सब सीखते हुए मुझे समझ आया कि उनकी हर रोक-टोक के पीछे कंजूसी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझदारी थी। वो घर को एक पेड़ की तरह पानी देती थीं, धीरे-धीरे, नाप-नाप कर, ताकि वो कभी सूखे नहीं। 1 महीने बाद रमेश को एक छोटी कंपनी में काम मिला। तनख्वाह पहले जितनी नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए काफी थी। उस दिन शाम को कमला देवी जी ने हलवा बनाया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाया। रमेश ने कहा कि माँ अब हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। कमला देवी जी ने कहा कि बेटा, घर में सुख दुख दोनों आते हैं। जो परिवार मिलकर दोनों को झेलता है वो कभी टूटता नहीं। मुझे उस दिन पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ, सिर्फ एक बहू नहीं। कुछ समय बाद मेरी माँ शकुंतला जी हमारे घर आईं। इस बार उनका स्वभाव कुछ बदला हुआ था। शायद घर में जो हुआ था उसने उन्हें भी सोचने पर मजबूर किया था। उन्होंने कमला देवी जी से मिलकर कहा कि समधन जी, मुझसे भूल हुई, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। कमला देवी जी ने मुस्कुराकर कहा कि हर माँ को अपनी बेटी की तकलीफ होती है, ये गलत नहीं है, बस कभी कभी हम सब मिलकर सोचें तो बात आसानी से सुलझ जाती है। उस दिन दोनों घरों के बीच जो दूरी थी वो कम हो गई। एक दिन कमला देवी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, अब तुम घर की बागडोर संभालो। मैंने कहा कि माँ जी, मुझे चाबी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वो हंसी और बोली कि बेटा, घर की मालकी चाबी से नहीं चलती, भरोसे से चलती है। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरे हाथ में चाबी रखी और कहा कि ये रखो, लेकिन कभी भूलना नहीं कि घर में 2 लोग मिलकर काम करें तो बोझ आधा हो जाता है और खुशी 2 गुनी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वो सारी रोक-टोक, वो सारा हिसाब किताब दरअसल मेरी दुश्मनी नहीं बल्कि मेरी तरबियत थी। कमला देवी जी ने कभी मुझे कमजोर नहीं समझा, बस समय आने पर सब कुछ सिखाया। घर की मालकी किसी एक की नहीं होती, वो हर उस इंसान की होती है जो घर से प्यार करता है। रिश्तों में समझ और धैर्य से जो मिठास आती है वो किसी भी खरीदी हुई चीज से नहीं आती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपनों के साथ जरूर साझा करें।